सर कोई पेशेंट है जो आईसीयू में कई दिनों से भर्ती है और उसे मतलब बहुत दिन से भूखा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा और उसे एक साथ जब भोजन कराया जाए तो क्या उसकी डेथ हो सकती है? क्या ये रीफीडिंग सिंड्रोम है सर? तो इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रायः हम ये देखते हैं कि बड़ा बीमार मरीज, मेल नरिश्ड, बहुत कमजोर, हड्डी के ढांचे जैसा, जिसको कहा जाता है खाली बोन एंड स्किन दिख रहा है, संकेन आइज, पसलियां दिख रही हैं, ऐसे मरीज में हमने कई बार ऐसा देखा है कि अस्पताल में आते ही आते आपने राइस ट्यूब डाली और डाल करके आपने उसको बढ़िया भोजन कराना शुरू करा, दाल चावल सब्जी रोटी का मिक्सचर, बढ़िया प्रोटीन पाउडर के डिब्बे, न्यूट्रिशन की चीजें, और देखते ही देखते मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, उसका टेकिकार्डिया होने लगा, उसका रेस्पिरेशन गड़बड़ होने लगा और थोड़ी देर बाद मरीज सीरियस हो गया। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मरीज की मृत्यु तक हो जाती है खाना ही देने से। क्यों? इसको कहा जाएगा रीफीडिंग सिंड्रोम। नया शब्द है, बोलिए। रीफीडिंग सिंड्रोम। अब रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है? रीफीडिंग सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है जो अकर होता है कब? जब हम फीडिंग को रीस्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन को रीस्टार्ट करते हैं उन लोगों में जिनको बहुत सारे दिन, हफ्तों और महीनों अच्छे से खाना नहीं मिला और जिनके स्टारवेशन हो गया, यानी कि खाने की वजह से, भूख की वजह से शरीर में ऊर्जा खत्म हो गई। जैसे कि जो लोग सीवियरली मेल नरिश्ड हैं, जो लोग मेटाबॉलिकली स्ट्रेस्ड हैं, या जिन लोगों को बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हुई है, किसी को लंबा कैंसर हुआ है, किसी को लंबा एक्सीडेंट हुआ है, कोई बहुत समय से बेड पे लेटा हुआ है, इस तरीके के लोगों में जब हम एक साथ बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन और फ्लूइड आदमी को दे देते हैं जिसने कम से कम 7-8-10 दिन से खाना या न्यूट्रिशन ठीक से ना लिया हो, फॉलोड बाय सीवियर मेल न्यूट्रिशन इवन, तो उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन का सीक्रेशन बहुत बढ़ जाता है शरीर में। जब ग्लाइकोजन बनता है तो फैट और प्रोटीन बनता है। जब फैट और प्रोटीन बनता है तो क्या होता है कि पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन एकदम से बॉडी में कम होने लगता है और इससे मरीज की तबीयत एकदम से बहुत बिगड़ जाती है। फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा क्या होता है। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब है कि अगर किसी ने कम से कम 7 दिन खाना अच्छे से ना खाया, उसको भोजन या न्यूट्रिशन ना मिला हो, हम राइस ट्यूब ना डाल पाए हो, ड्रिप वगैरह ना चली हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ओल्ड एज, आईसीयू एडमिशन के मरीजों में, तो जब खाएंगे नहीं तो शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, मरीज में क्या हो जाएगी? शुगर लो होने लगेगा, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। जब किसी का शुगर लो हो जाएगा तो बेसल इंसुलिन का जो स्तर है शरीर में, खून में, वो भी कम हो जाएगा। बेसल इंसुलिन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्या होगा कि हमने खाना दिया एकदम से रीफीडिंग सिंड्रोम में, तुम्हारे आईसीयू में तो नाक की नली डाल के कस के खाना दे दिया, तो जैसे ही तुमने कस के खाना दिया तो खाना खाएगा तो इंसुलिन बनेगी। क्यों? क्योंकि खाना खाएगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसुलिन बनेगी। जैसे इंसुलिन बनेगी तो क्या होगा कि इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर वापस पुश कर देगी। कहां पुश कर देगी? तो तुरंत से हाइपोकैलेमिया होने लगेगा, पोटेशियम की शरीर में सीरियस कमी होने लगेगी। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो मैग्नीशियम और फॉस्फेट होगा वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उनका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। इसी को रीफीडिंग सिंड्रोम कह देते हैं। जब तुम आरटी फीड करा रहे हो तो आरटी फीड से इंसुलिन का सीक्रेशन रिज्यूम हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बढ़ी। जब ग्लूकोज बढ़ी और इंसुलिन का सीक्रेशन रिज्यूम हुआ तो क्या हुआ कि ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा। ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन का बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है हम लोगों को? उसको फॉस्फेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम की जरूरत होती है, जो पहले ही कम था। तो फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम शरीर से निकल करके ग्लाइकोजन प्रोडक्शन की साइकिल में लग गया। जैसे ही ये लगेगा तो क्या लक्षण आने शुरू हो जाएंगे? एकदम से मरीज में कार्डियक एरिथमिया होना शुरू हो जाएगा, उसके दिल की गति बढ़ने लगेगी, कमजोरी आने लगेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, हाइपोफॉस्फेटीमिया के लक्षण आने लगेंगे, फॉस्फेट का लेवल सीरियसली कम होने लगेगा। की फीचर्स ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या है कि एकदम मसल वीकनेस होने लगेगी, हाथ पैर चलाने उठाने में दिक्कत होने लगेगी, हार्ट की मसल्स गड़बड़ हो जाएंगी, मायोकार्डियल मसल बिगड़ जाएगी, तो हार्ट फेलियर में मरीज जाने लगेगा। जैसे ही लो पोटेशियम होगा तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया होने लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियक एरिथमिया, सीजर और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये रीफीडिंग सिंड्रोम है। इसमें विटामिन B1, थायमिन की भी कमी होने लगती है। कभी भी जब मरीज आपके पास ऐसा आता है जो बहुत ही कमजोर हो, बड़ा मेल नरिश्ड हो, बहुत दिन से उसको न्यूट्रिशन या भोजन ना मिला हो, तो उसको ग्रेजुअली, स्लोली हमको न्यूट्रिशन बिल्डअप करना है। पहले दिन 100 ml 6 आवरली देंगे, फिर उसको ग्रेजुअली 4 आवरली करेंगे। इस दौरान हर दिन हम लोगों को क्या क्या चेक कराना चाहिए? पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट लेवल। अगर
न्यूट्रिशन देने के 24 घंटे 36 घंटे तक फॉस्फेट लेवल कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो मरीज रीफीडिंग सिंड्रोम में नहीं जा रहा है, और अगर फॉस्फेट कम हो रहा है तो इसका मतलब वो रीफीडिंग सिंड्रोम में जा रहा है। हम लोगों को ध्यान देना होगा और फॉस्फेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम को सप्लीमेंट करना होगा, वरना हमारा मरीज देखते ही देखते हाथ से निकल जाएगा। यह है रीफीडिंग सिंड्रोम। समझ गए? Yes.